जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2024-2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपका हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, आज के इस वीडियो में आप लोग अच्छे से जान लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो 100% आप यहाँ से प्रश्न जरूर देखेंगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ के 15 मिनट यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास रहेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, बाकी शेष 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ एवं खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा और काले बाल पॉइंट वाले पेन से भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और जो खंड बा होगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखोगे। किस तरह से लिखोगे मैं आपको बोर्ड परीक्षा से पहले सारी जानकारी दे दूंगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। यदि आप 2025 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि इस मॉडल पेपर के एक एक प्रश्न के साथ मैं आपको कई प्रश्न और भी बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, इस मॉडल पेपर के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, एकांकी सम्राट कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से किसे एकांकी सम्राट कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। और राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी का नाम भी आप लोग यहाँ पर जान लें, दीपदान, जो कि इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। और यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको और देता चलूँ, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? यदि प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को, जिनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि और कर्मभूमि। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु, दूसरा वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास जी। आप लोग ध्यान देंगे, परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था, क्या यह कहानी पर आधारित विधा पर आधारित रचना है, यानी कहानी विधा पर आधारित रचना है, या उपन्यास विधा पर, यात्रा व्रत है, या फिर आलोचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यह है कहानी विधा पर आधारित रचना। आपको कमेंट करके बताना है कि उसने कहा था
कहानी के लेखक कौन हैं? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। दिए गए विकल्पों में से त्याग पत्र किसकी रचना है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्याग पत्र रचना है जैनेंद्र कुमार जी की। और यदि प्रश्न में आ जाता है त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, त्याग पत्र जो रचना है यह आधारित है किस विधा पर? उपन्यास विधा पर। त्याग पत्र जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है यहाँ पर, ठूठा आम। ये सभी प्रश्न आप लोग रट लेंगे, इनके साथ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ आप उन्हें भी रट लीजिएगा। ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? ठूठा आम जो है भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न अगला है, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया। तार सप्तक का संपादन किस वर्ष हुआ? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, एक प्रश्न यह भी आ सकता है। तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था और नई कविता का प्रवर्तक भी अज्ञेय जी को ही माना जाता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है? तो यह उक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न अगला है, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो कविवर सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सुनहरे शैवाल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुनहरे शैवाल सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। बाकी यहाँ पर चिदंबरा, युगवाणी और लोकायतन ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनहरे शैवाल रचना है किसकी? इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सुनहरे शैवाल सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई है रचना सुनहरे शैवाल। प्रश्न अगला है, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा लिखी गई रचना है कला और बूढ़ा चांद। प्रश्न अगला है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारती किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? मैथिली शरण गुप्त जी को। इनकी प्रसिद्ध रचना बोर्ड परीक्षा में बार बार आती है जिसका नाम है साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रति किस रस का स्थायी भाव है? रति है मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव। भय है भयानक रस का स्थायी भाव। और मेरे प्यारे बच्चों हास किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर शोक बचा जो कि है किस रस का स्थायी भाव?
करुण रस का स्थायी भाव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो आपसे पूछ लेगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, या पूछ लेगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है, या रति किस रस का स्थायी भाव किस रस का स्थायी भाव है, या भय किस रस का स्थायी भाव है। तो मैं जब आपको रस पढ़ाऊंगा तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों सभी रसों के नाम और उनसे संबंधित यानी उनके स्थायी भावों के नाम याद हो जाएंगे, और इस तरीके से याद होंगे कि आप जीवन भर चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न अगला आप लोग ध्यान दीजिएगा। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। किसके समान? ज्वाला के समान चमक उठी में कौन सा अलंकार है? तो क्या यहाँ अनुप्रास अलंकार है? बिल्कुल नहीं। श्लेष अलंकार तो है ही नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। उपमा अलंकार है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, जहाँ पर किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ कोई प्रसिद्ध वस्तु है या प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके साथ तुलना या समानता की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रश्न अगला है यहाँ पर, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के मेरे प्यारे बच्चों दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न में यदि पूछ लिया जाए सोरठा के पहले और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर रहेगा 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 13 की बजाय कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न अगला है यहाँ पर, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो कार हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, कार जो कि 4 पहिया वाहन उसे ही कार कहते हैं। अब इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के पहले यानी पूर्व में, और जिस शब्द के पहले लगता है उसका अर्थ बदल देता है। और इसके पहले यदि हम आ लगाएं तो क्या हो जाएगा? अधिकार। जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अधिक लगाएं तो क्या होगा? नहीं होगा। कार लगाएं तो क्या होगा? कार होगा। यदि हम अधि जोड़ देते हैं उपसर्ग, कार शब्द में यदि हम अधि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द क्या बनता है? अधिकार बन जाता है। तो यहाँ पर अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान देंगे, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अब इसके बाद प्रश्न अगला आप लोग ध्यान देंगे, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद सप्त में क्या है? सप्त है, 7 गिनती का सूचक, और ऋषि यानी ऋषियों का समूह या समाहार। तो सप्त यानी 7 ऋषियों का समूह या समाहार। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला होता है, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों होता है द्विगु समास, और बाकी का जो दूसरा पद है वह किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराता है। प्रश्न अगला है, ज्येष्ठ का तत्सम होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ज्येष्ठ तो तत्सम शब्द खुद है, ज्येष्ठ का तद्भव होगा। तद्भव यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था, ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्येष्ठ का तद्भव हो जाएगा यहाँ पर जेठ हो जाएगा, मास नहीं होगा, जेठ हो जाएगा। जेठ का तत्सम यदि पूछ लिया जाता तब क्या होता? ज्येष्ठ हो जाता। अगला प्रश्न है, तदम स्त्रीलिंग यानी तद स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर पहला विकल्प होगा तस्या। प्रश्न अगला है, मोहन गीत गाता है।
मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, यह है सरल वाक्य। कैसा वाक्य है? मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है। प्रश्न अगला है, मुझे चला नहीं जाता। यहाँ पर होगा मुझसे, मुझसे चला नहीं जाता। इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? तो मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में भावे प्रयोग है। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। और प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक कक्षा में छात्रा से पढ़वाता है। शिक्षक कक्षा में छात्रा से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, 50 नंबर का होगा खंड बा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला जो गद्यांश है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होगा। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? मित्रता पाठ से लिया गया है। और मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है मित्रता शीर्षक पाठ। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश हो उसी की व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। अथवा में यहाँ पर गद्यांश एक और है, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है, इसकी भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है पाठ का नाम, तो यहाँ पर आप गद्यांश से ही देख सकते हैं किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। जिस पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह प्रश्न भी 6 नंबर का आया हुआ है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की चाही। यह जो है पद्यांश किस पाठ से है? क्योंकि पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ और रचनाकार का नाम लिखना होगा। पद शीर्षक पाठ से लिया गया है और पद शीर्षक पाठ सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के सभी पदों की मैंने लिखित व्याख्या पढ़ा दी है, वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, अन्यथा आपको पूरे की व्याख्या करनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का और कुल आपको 6 नंबर मिलेंगे। अथवा में भी पद्यांश आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है धनुष भंग शीर्षक पाठ से। और धनुष भंग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इस पद्यांश को मैंने पढ़ा दिया है, इसका मैंने सरल व्याख्या के रूप में वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसमें भी 3 प्रश्न हैं, तो आपको करना एक ही पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को ही है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना, प्रश्न संख्या अगला है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से
किसी एक का, कितने का, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 नंबर जब आप किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखोगे। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, आम स्वीकृता समयः इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकता अवदत्। मेरे प्यारे बच्चों, प्रबुद्धो ग्रामीणा, जो कि बहुत अच्छी कहानी है, आप जब पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। अथवा में जो गद्यांश है, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। अथवा में भी पद्यांश है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, यह किस पाठ से लिया गया है? तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यह लिया गया है वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से। अब आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर 5वां है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न हैं, किसी एक का उत्तर करना होगा और आपको मिलेंगे कुल नंबर कितने? 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 3 जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आपको लिखना किसी एक लेखक का ही जीवन परिचय होगा और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 5 नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा यहाँ पर अगला प्रश्न भी आप लोग ध्यान देंगे, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का प्रश्न है यह। और यहाँ पर बिहारी लाल, सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी 3 कवियों का नाम दिया गया है। आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिएगा और साथ ही साथ आपको मिलेंगे यहाँ से भी कितने नंबर? 5 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक को आप वही लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है आपको। यहाँ पर बाढ़ का विनाशकारी दृश्य या राष्ट्रीय एकता का महत्व या यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण या फिर मेरे प्यारे बच्चों पर्यावरण प्रदूषण। अगला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और विषय यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे किस विषय पर निबंध लिखना है। बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, राष्ट्रीय एकता का महत्व, यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण,
पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निराकरण। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी प्रश्न है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देखेंगे पेपर पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो आप सभी लोग मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।